श्रोताओं नमस्कार। देश की रक्षा और इसका विकास हम सबका ध्येय होता है। ऐसे तो हम चाहे जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हों, राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकते हैं, लेकिन जीवन में अनुशासन, अटूट आत्मविश्वास और नित नवीन चुनौतियों का सामना करते हुए राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का खास जज्बा हो तो भारतीय सेना से बेहतर और कुछ नहीं। और देश के लिए समर्पित सुयोग्य वीर सपूतों का चयन होता है विशेष सिलेक्शन सेंटर के एसएसबी के माध्यम से। सिलेक्शन सेंटर ईस्ट प्रयागराज को पिछले 50 वर्षों में ये गौरव हासिल है कि इसने सबसे ज्यादा संख्या में सैन्य नेतृत्व क्षमता और दक्षता से परिपूर्ण अभ्यर्थियों की अनुशंसा भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रशिक्षण के लिए की है। चयन केंद्र प्रयागराज न सिर्फ सेना के लिए अधिकारियों का चयन करता है, बल्कि आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से समाज में विशेषकर युवाओं में सेना के प्रति मजबूत, सकारात्मक और गौरवपूर्ण दृष्टिकोण का प्रसार करता है। आज हमारे लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का अवसर है कि हमारे स्टूडियो में मेजर जनरल धर्मराज राय, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, कमांडेंट सिलेक्शन सेंटर ईस्ट उपस्थित हैं। भारतीय सेना में आपका दैदीप्यमान करियर रहा है। आपने शौर्य, वीरता और पराक्रम के कुशल नेतृत्व के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मेजर जनरल राय, आकाशवाणी वाराणसी के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। और काशी नगरी के इस आकाशवाणी स्टूडियो से मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। आप भारतीय सेनाओं के लिए युवाओं के चयन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका वर्षों से निभा रहे हैं, लेकिन स्वयं में भारतीय सेना में आपका प्रवेश कैसे हुआ और इसके प्रति शुरुआत में बचपन में किस प्रकार से आकर्षित हुए आप? अरुण जी, बचपन तो मेरा यहीं से 30 किलोमीटर दूर एक गांव है जो बनारस और मिर्जापुर के बॉर्डर पे पड़ता है, तो वहां मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा जी। तो वहां तो आर्मी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन उसके बाद मेरे पिताजी जो है काशी विद्यापीठ ब्लॉक में कार्यरत हुए, तो यहाँ आके मैंने 1 साल कृष्ण मोहिनी विद्या मंदिर में पढ़ाई की और सैनिक स्कूल की तैयारी भी की, और मैं फिर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल वर्ष 79 में चला गया। यानी एक बड़ा लंबा तजुर्बा रहा है और खासतौर से आप हमारे इस इलाके के जमीन से जुड़े हुए हैं, ये हम सब के लिए बड़ा गर्व का विषय है। अब अपने लौटते हैं इसकी ओर कि अपना वर्तमान जो आपका ये दायित्व है, पद है, इसके बारे में, अपने कार्य प्रणाली के बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं। हाँ, एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने मेरे से किया, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि जो प्रयागराज की नगरी है जी, उसमें देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सिलेक्शन सेंटर है। और यहाँ से, हमारे सिलेक्शन सेंटर से देश के हर वर्ष 50% से भी ज्यादा आर्मी ऑफिसर्स और कुछ नेवल और एयरफोर्स ऑफिसर्स सिलेक्ट होकर के जाते हैं। तो ये जो सिलेक्शन सेंटर ईस्ट है, उसका जो स्ट्रक्चर है और उसकी कार्य प्रणाली है वो क्या है? किन किन लोगों को इसमें यहाँ पे प्रशिक्षित किया जाता है और उसका तरीका क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि पहले जो पूरे देश में इंडियन आर्मी में 12 सिलेक्शन बोर्ड हैं और उसमें से 5 प्रयागराज में हैं। बाकी 3 आर्मी के बोर्ड भोपाल, 2 बैंगलोर और 2 जालंधर में हैं। प्रशिक्षण किसका किया जाता है? प्रशिक्षण हम अपने ही जो ऑफिसर्स आते हैं एसेसर बनने के लिए, उनका प्रशिक्षण करते हैं। बाकी जो हमारे पास साल में 365 दिन में से 305 दिन, 60 दिन छोड़ के हमारा हर बोर्ड खुला रहता है, और इसमें प्रतिदिन औसतन 100 कैंडिडेट्स आते हैं और हम उन कैंडिडेट्स का पर्सनालिटी टेस्ट या एसएसबी प्रोसेस वो करते हैं। और उसके लिए अलग अलग प्रक्रियाएं और जो तरीका है, टेस्ट है, वो आप लेते हैं। तो एक उम्मीदवार में ऑफिसर्स लाइक, खासतौर से डिफेंस में आने के लिए जो गुणों का जिनका आप परख करते हैं, वो मुख्य रूप से क्या आप देखते हैं और क्या अपेक्षाएं होती हैं एक अभ्यर्थी से आपके लिए? देखिए, जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है ये बेसिकली 5 दिन का एक सिलेक्शन प्रोसेस है जी, और ये 2 स्टेजों में होता है। पहले दिन स्टेज 1 होता है, जो कि उसमें 2 टेस्ट हम लोग करते हैं, और उसके बाद तकरीबन 40 से 50% कैंडिडेट्स को
स्टेज 2 के लिए हम लोग उत्तीर्ण कर देते हैं जी। और जो उत्तीर्ण कैंडिडेट्स होते हैं उनका 4 दिन का ये सिलेक्शन प्रोसेस चलता है। अब ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस अभी जो हम करते हैं वो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हम मानते हैं जी। तो उन 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को हम टेस्ट करते हैं और यही 15 क्वालिटीज 3 असेसर्स, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट और ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर, 3 लोग अपने अलग अलग टेक्निक्स हैं ये उसके माध्यम से टेस्ट करते हैं। यानी हर स्किल के टेस्ट करने के लिए अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं। और आपने कहा कि ये जो सेंटर है ये खासतौर से एसेसर्स को भी सिखाता है। हाँ जी। तो जैसे गुणों की आपने चर्चा की, बहुत सारे हमारे युवा हैं जो आना चाहते हैं, तो वास्तव में क्या गुण होने चाहिए एक ऑफिसर्स लाइक और डिफेंस में आने के लिए? जी देखिए, पहले जो है हम आर्मी में ऑफिसर्स का सिलेक्शन यहाँ करते हैं तो हम लीडर्स देख रहे हैं जी, जो कि किसी भी ट्रूप्स की बॉडी को वॉर लाइक सिचुएशन में अच्छे से लीड कर सकें। बेसिकली देखिए, हम देखते हैं कि क्या उनमें इफेक्टिव इंटेलिजेंस, जी, उसको बोलते हैं प्रभावी बुद्धिमत्ता। तो इंटेलिजेंस हो सकता है, बट क्या वो उस इंटेलिजेंस को प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे चैलेंजिंग सिचुएशन में? एक चीज हो गई। दूसरी, उनकी संगठनात्मक क्षमता, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, क्या वो चीजों को, जो रिसोर्सेज उनके पास हैं, उनको कठिन परिस्थितियों में ऑर्गेनाइज करके अपना एम हासिल कर पाएंगे? उसके बाद उनके पास अपनी बात कहने की क्षमता है कि नहीं है, क्योंकि जो युद्ध का मैदान है वो अकेले आप नहीं लड़ सकते। तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन, क्या वो अपनी बात को कह पाते हैं? इसके अलावा हम ये देखते हैं कि उनकी जो सामाजिक समायोजन की क्षमता है कि नहीं है, क्योंकि मेनली लड़ाई जो है समूह में लड़ी जाएगी और समूह में नहीं, अगर कुछ इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी भी आ गई तो उसको भी कोऑर्डिनेट करने के लिए आपको एक समूह में, एक ग्रुप में काम करना पड़ता है। और एक चीज है, क्वालिटी बोलते हैं कि जवाबदारी लेने की क्षमता, उसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो हम ये देखते हैं कि क्या आप जवाबदारी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। और जब हम जवाबदारी लेने की क्षमता कहते हैं तो सिर्फ वो जवाबदारी नहीं कि जो आपको दी गई हो, उसके अलावा भी जो आपको काम दिया गया है, जो जवाबदारी दी गई है, उस कार्य को पूरा करने के लिए और भी जितने काम करने हों, आप उनको भी अपने आप इनिशिएटिव लेके कर पाते हैं कि नहीं। थोड़ा सा अगर ये जो प्रक्रिया है आपकी चयन की, इसको एलोबरेट करें कि किस तरह के टेस्ट होते हैं, कुछ एक उदाहरणों से, कि मनोविज्ञान या नेतृत्व क्षमता, कम्युनिकेशन का जो गुण है, इसका आकलन अलग अलग तरह से कैसे किया जाता है, जिससे हमारे जो श्रोता हैं जो खासतौर से इस क्षेत्र में आना चाहते हैं वो अपने अंदर उन गुणों का विकास कर सकें? देखिए, 3 टेस्ट हैं मैंने आपको बताए। सबसे पहला है इंटरव्यूइंग, और तो जो साक्षात्कार है उसमें हमारे यहाँ 1-to-1 साक्षात्कार होता है, इसको सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। तो इसमें जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर और कैंडिडेट आमने सामने बैठते हैं और ये 45 मिनट का साक्षात्कार होता है जी। इस साक्षात्कार में हम मूलतः जो कैंडिडेट की लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में उससे सवाल जवाब करते हैं कि उसने कहाँ पढ़ाई की, क्या परसेंटेज आया, उसके परिवार में कौन कौन है, दोस्त कौन है, उसका जिंदगी में उद्देश्य क्या है, तो उसके हॉबीज से रिलेटेड, और वो समय कैसे बिताता है, फिजिकली और मेंटली फिट कैसे रहता है। तो इन विषयों पर चर्चा होती है जी। दूसरा है साइकोलॉजी टेस्ट। तो साइकोलॉजी टेस्ट लेने के लिए हमारे पास क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट हैं। वो 4 टेस्ट हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो टेस्ट हम करते हैं ये डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च है, ये डीआरडीओ की लैब है, वो टेस्ट डेवलप करके हमें देते हैं। उसके बाद जो है ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर टेस्ट लेता है उनका 2 अलग अलग दिन दिवस समय पे। उसमें ग्राउंड में जाके जो मैंने बताया है कि ग्रुप में आपके काम करने की क्षमता है कि नहीं है, वो बेसिकली ग्राउंड पे टेस्ट होता है। अब क्या है कि इनके लिए हमने अपने वेबसाइट पे भी जानकारी दे रखी है और जो हमारा कॉल लेटर जाता है उसमें भी संक्षिप्त जानकारी हम कैंडिडेट्स को देते हैं कि डिटेल क्या है और किस तरह के उसमें आपको सब्जेक्ट या टॉपिक्स का अपने अंदर स्किल डेवलप करना है। ये वेबसाइट कौन सी, अगर एक नजर में हम लोग जान ले तो? देखिए, ये 2-3 जगह है। ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट, तो वो है मेन, जहां पे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, उसमें भी है, और जो यूट्यूब पे भी है। और मैं आपको ये बता दूं कि 5 वीडियोज हमारा जो रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट है आर्मी हेडक्वार्टर में, उसने बनाए हैं, और एक
वीडियो जो है अलग अलग सेंटरों द्वारा बनाए गए। पहला वीडियो जो है पूरी जानकारी देता है 30 मिनट में क्या क्या टेस्ट होते हैं, और फिर एक एक वीडियो स्टेज 1 जो टेस्ट है, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है का टेस्ट है, जो साइकोलॉजी टेस्ट हम करते हैं या ग्राउंड टेस्ट, इन सबके ऊपर अलग अलग एक वीडियो है। तो 4 ये और 1 मेन, 5 वीडियोज हैं, और ये वीडियो YouTube पे भी अवेलेबल। और बिल्कुल जो भी एसएससी या सिलेक्शन सेंटर के जरिए एसएससी में एसएसबी को फेस करना चाहता है, उसे विस्तृत रूप से इन वीडियोस को अगर देख ले तो बहुत मदद मिलेगी। जो युवा आना चाहते हैं एसएसबी में, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे कि वो कितने समय से पहले क्या तैयारी करें, और खासतौर से उस 5 दिन के लिए किस तरह की तैयारी करके आए? जो भी टेस्ट हैं, जो भी जॉब्स हैं, चाहे वो आर्मी की जॉब हो, चाहे वो हमारे यूपीपीएससी या गवर्नमेंट की जॉब हो, और या फिर कॉर्पोरेट की जॉब है, इन सब का स्टेज है और इसमें टाइम लगता है थोड़ा। जी जी। तो जब कैंडिडेट तैयारी शुरू करे तो सिर्फ साक्षात की तैयारी ना करे, क्योंकि आर्मी का और यूपीएससी का हमारा 9 से 12 महीने का टाइम है जिसमें पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। तो पहले कैंडिडेट को रिटर्न का तैयारी करना है, और जब रिटर्न की तैयारी कर रहा है उसी समय देखे कि किन विषयों पे साक्षात की तैयारी भी कर सकता है। और उसके बाद हमारे यहाँ उसको मेडिकल भी फिट होना है। तो इन तीनों चीजों की तैयारी साथ करे, और 9 महीने पहले जब वो तैयारी कर रहा है जी, तो इन तीनों को समझ ले, इन तीनों प्रक्रिया को, जिससे कि जब वो रिटर्न पास हो और एसएसबी क्लियर हो, तब मेडिकल भी फिट हो जाए, और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में आके हाँ, क्योंकि वो अलग अलग चरणों के लिए अलग से उसको तैयारी का वक्त नहीं मिलेगा। उसको एक साथ शुरू से ही एक साथ ऐसा उसका टाइम टेबल हो, जीवनचर्या हो, जिसमें फिजिकल और पढ़ाई लिखाई सबका साथ में तैयारी कर सके। इस संदर्भ में एक चीज महत्वपूर्ण है कि आजकल हर फील्ड में कोचिंग संस्थानों की भूमिका आ गई है। तो वो कितने मददगार होते हैं, या कितने प्रोफेशनल्स या एक्सपर्ट ऐसे चाहिए जो युवाओं को गाइड कर सके, या स्वयं भी युवा अपने स्तर से तैयारी करके एसएसबी में आ सकता है? देखिए, मैं ये कहता हूं कि हमारे पास जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं उसमें से ज्यादातर लोग कोचिंग लेके आ रहे हैं। और कोचिंग फायदा करेगी या नुकसान करेगी वो कैंडिडेट की समझ के ऊपर। जी जी जी। और दूसरा ये चीज है कि वो जो कोचिंग चला रहे हैं वो खुद कितने क्वालिफाइड है। तो कोचिंग एक गाइडेंस का माध्यम है। मैं बोलता हूं कि प्रोफेशनल गाइडेंस लेना चाहिए और अनप्रोफेशनल गाइडेंस में नहीं जाना चाहिए। कोचिंग में जाना चाहिए अगर जाते हैं लोग, तो अगर जाते हैं तो वहां से समझना चाहिए कि टेस्ट क्यों है, या फैमिलिटी के लिए जाना चाहिए। अदरवाइज कोचिंग से सिलेक्शन रेट बढ़ता है या कोच कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, ये सही नहीं है। बहुत से कैंडिडेट्स बिना कोचिंग के भी सिलेक्ट होते हैं और बहुत अच्छे नंबर लेते हैं जी। और इसी कोचिंग के प्रभाव को कम करने के लिए वो 5 वीडियो जो मैंने आपको बताया हमने बना करके डाले हैं, क्योंकि पूरी प्रक्रिया है उसमें। तो अगर वो हमारे 5 वीडियोज देख लें और अपने आप भी तैयारी करें तो उनका सफल होना निश्चित है। यानी उन वीडियोस को देखने से जो अलग अलग सिलेक्शन सेंटर्स के ऑफिसर्स ने तैयार किए हैं, उनमें आत्मविश्वास आएगा और सफलता के लिए बल और मंत्र दोनों मिलेगा। लेकिन एक चीज और है कि हर कोई, जैसा आपने ही बताया कि हर वर्ष कई बैच आते हैं, हजारों अभ्यर्थी आते हैं, कुछ सफल होते हैं। तो ये जो 5 दिनों की एसएसबी होती है, इसमें कुछ तो सफल हो जाते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, कुछ को असफलता मिलती है। तो उन बच्चों के लिए कि जीवन में और भी बहुत सारे अवसर हैं, या क्या कमियां रह जाती हैं, उनके लिए मनोबल में क्या कहेंगे आप बढ़ाने के लिए? देखिए, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो असफल हो जाते हैं वो भी बहुत काबिल लोग हैं जी, और उनको असफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके और अपने आप चिंतन और मनन करना चाहिए कि मैं असफल क्यों हुआ, और पुनः चिंतन मनन के बाद सफलता के लिए एक रणनीति बना करके दोबारा प्रयास करना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि वो ऐसा करेंगे तो दोबारा सफल होंगे। बिल्कुल। और आपने कहा, और इससे इन बातों से युवाओं को खासतौर से जो आना चाहते हैं उन्हें बहुत बल मिलेगा। अब जिस तरह की हम जीवन शैली आर्म फोर्सेस में, सिविल में रहते हुए हम कल्पना करते हैं, बड़ा उत्साह और गौरव मिलता है वर्दी को देख करके, अधिकारी को देख करके, परेड्स को देख करके। तो भारतीय सशस्त्र बलों में जीवन शैली कैसी होती है जो सिविल लाइफ से अलग है और वेल डिसिप्लिन्ड है? हमारी जीवन शैली जो है अनुशासन और त्याग पर आधारित है जी। और अगर आप एक भारतीय सैनिक की जिंदगी देखेंगे तो भारतीय दर्शन से भी जुड़ा हुआ है।
सुबह जल्दी उठना, पीटी परेड करना फिजिकल फिटनेस के लिए, फिर ऑफिस में जाके या कार्यस्थल में जाके काम करना, शाम को गेम खेलना, जल्दी खाना खाना समय पर, 7-8 बजे ब्रेकफास्ट, 12-1 बजे लंच, 7-8 बजे तक शाम का भोजन, और फिर जो है मनोरंजन का भी साधन उपलब्ध है। तो अनुशासन और त्याग के साथ जिंदगी के जितने भी आयाम हैं, उन सब आयामों को हमारी जिंदगी जो है, हमारा जो रूटीन है डेली, वो उसको टच करता है, और एक बहुत ही संतुलित दिनचर्या है, और एक बहुत ही संतुलित जो है जीवन शैली है हमारी, बहुत ही बैलेंस लाइफ है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ है। जी बिल्कुल, थोड़ा सा फर्क वही है कि आम जीवन में हम कुछ चीजों को थोड़ा टाल सकते हैं, थोड़ा सा सुस्त हो सकते हैं, वक्त पे छोड़ सकते हैं, लेकिन फौज में रहना मतलब अनुशासित होना होता है। एक ये आता है कि भारतीय सेना में आज के दौर में हर क्षेत्र में महिलाएं आधी आबादी बहुत आगे बढ़ रही है और नेतृत्व की क्षमता का परिचय दिया है। तो आर्म्ड फोर्सेस में महिलाओं के लिए कैसे अवसर हैं आज के समय में? बहुत अच्छा अरुण जी, ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नारी का सम्मान भारतवर्ष में हमेशा ही हुआ जी। है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि साल भर में करीब 900 वैकेंसीज टोटल इंडियन डिफेंस फोर्सेज में, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में आती हैं, जो कि मेरी समझ से सबसे ज्यादा वैकेंसीज महिलाओं के लिए किसी भी क्षेत्र में हैं। अब मैं इनका विवरण दे दूं। साल भर में करीब 140 वैकेंसीज आर्मी की, 140 ही वैकेंसीज नेवी की, और 140 ही वैकेंसी एयरफोर्स की आती हैं। इसके अलावा हमारे मेडिकल कोर में, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में, एएफएमसी में, और एमबीबीएस डॉक्टर्स की, इसके लिए भी करीब 400 से 450 वैकेंसीज आती हैं। बिल्कुल। अब ये किस समय आती हैं? जो हमारा एनडीए की वैकेंसीज हैं और जो एएफएमसी है, ये दोनों 10+2 12th के बाद आती हैं, और ये बाकी सब वैकेंसीज ग्रेजुएशन के बाद आती हैं। और मैं ये बताऊं कि ग्रेजुएशन में भी हर क्षेत्र के लिए है। जो जैग लॉ करते हैं उनके लिए वैकेंसीज हैं, जो लोग एनसीसी लेते हैं, सी सर्टिफिकेट, उनके लिए वैकेंसीज हैं, जो महिलाएं बीटेक करती हैं उनके लिए भी वैकेंसीज हैं। तो ये वैकेंसीज हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए इंडियन आर्मी और इंडियन डिफेंस फोर्सेज में खुली हुई। सेना के लिए जब हम किसी अभ्यर्थी का चयन करते हैं और आम सेवाओं के लिए चयन करते हैं, तो प्रक्रिया तो वही होती है कि हम अपनी सेवा के लिए उत्कृष्ट और बेहतर उम्मीदवार तलाशते हैं, लेकिन मूल अंतर क्या है? क्या खास गुण ऐसे देखे जाते हैं जो फोर्सेज में आने के लिए होते हैं? देखिए, 2 चीजें हैं। गुण के पर आने के पहले मैं आपको बताऊं कि जो एक सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, वो 1990s के आसपास आया, जिसमें कहा गया कि व्यक्तित्व पर जो पर्सनालिटी टेस्ट है, वो उसमें और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसमें 12.8% से ज्यादा मार्क्स नहीं होंगे जी। तो आप यूपीएससी को देखेंगे तो 750 मार्क्स रिटर्न के हैं, 275 मार्क्स पर्सनालिटी टेस्ट जी। बट आर्मी इससे अलग है। आर्मी में जो यूपीएससी एंट्रीज हैं उसमें 50% वेटेज रिटर्न का है और 50% वेटेज पर्सनालिटी टेस्ट एसएसबी का है। और जो हमारी नॉन यूपीएससी एंट्रीज हैं उसमें 100% मेरिट जो है एसएसबी मार्क्स ही बनती है। क्या बात। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि हमें बैलेंस पर्सनालिटी चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जिनमें आत्मविश्वास है, जो त्याग करके भी अपना सब कुछ भूल कर भी देश के लिए प्राण न्यौछावर कर सके जरूरत पड़ने पे। तो हमारा उस तरीके से थोड़ा सा अलग है। हमें ये चाहिए, सामाजिक समरसता वाले लोग चाहिए, समाज में एक अच्छी पहचान देने वाले लोग चाहिए। तो इसलिए हमारा थोड़ा सा अलग है और विभिन्न है, और थोड़ा मैं कहूंगा 4 दिन 5 दिन वाला एक मुश्किल प्रोसेस भी है। क्योंकि इसमें हम नेतृत्व गुण और मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों में, जहां पर आप बहुत दूर मोर्चों पर रहते हैं, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं, वहां रहते हुए भी देश के रक्षा और जज्बे के साथ, देशभक्ति के जज्बे के साथ आपको निर्णय लेने होते हैं, लोगों को, अपने साथियों को प्रेरित भी करना होता है। यहां पर एक सवाल आता है, अग्निवीर की चर्चा बहुत रही है और खासतौर से मेजर जनरल राय, आपकी बड़ी भूमिका रही है अग्निवीर को इम्प्लीमेंट करने में और इस योजना को समाज में लोकप्रिय बनाने में। अग्निवीर के लिए जो हमारे श्रोता आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे कि इसमें क्या स्कोप और अवसर है जीवन के बेहतरीन करियर को लेकर के? मैं कहूंगा कि अग्निवीर एक बहुत अच्छी स्कीम है और ये देश में ज्यादा युवाओं को मौका दे रही है आकर के अनुशासन में जीने के लिए,
अपने आप को तैयार करने के लिए, और इसका रिटेंशन अभी 25% है। बट 4 साल के बाद जो लोग छोड़ के जाएंगे उनको गवर्नमेंट ने बहुत स्कीम्स दी है, बहुत जगह रिजर्वेशन, पुलिस में, सेंट्रल फोर्सेज में, रेलवेज में, तो ये रिजर्वेशन उनके लिए आया है। कुछ प्राइवेट फर्म्स ने भी बोला है, जो बड़े फर्म्स हैं देश के, कि हम उनको देंगे, तो उनके लिए अवसर हैं। और 4 साल बाद वो 14 लाख रुपए और अनुशासन और कुछ सीख करके जा रहे हैं, कोई न कोई क्षमता अपने अंदर डेवलप करके जा रहे हैं, तो वो भारत के लिए जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वो बेहतर काम करेंगे। अग्निवीर जो हमारे जवान साथी जाते हैं, उनकी भी भूमिका क्या पहले की तरह आम फौजियों से जो उनकी एक्टिविटीज है या जो उनका योगदान है, कार्य क्षेत्र है, सेम वही है? हाँ जी, देखिए, जो उनका 4 साल का कार्यकाल है उसमें 6 महीने वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और 3.5 साल वो यूनिटों में या हमारे एस्टेब्लिशमेंट में जाके नौकरी कर रहे हैं, जिस तरह पहले फौजी करते थे। तो जिस तरह से हमारा एक सैनिक सिपाही रैंक होता है जूनियर मोस्ट, जैसे काम करता था वही कार्य ये कर रहे हैं। और बिल्कुल आपने आश्वस्त किया कि ये एक समाज को और समाज के विभिन्न क्षेत्रों को, कॉर्पोरेट सेक्टर हो या और जो सेवाएं हैं, उसमें एक ट्रेंड, अनुशासित और जोश जज्बे से भरे हुए युवा बड़ी तादाद में मिल रहे हैं और वहां पर वो उन्हें रोजगार के नए अवसर मिल जाते हैं, तो वो आश्वस्त रहें। जरूर उनको आश्वस्त रहना चाहिए, क्योंकि ये स्कीम जो है ये बहुत अच्छी है, ज्यादा युवाओं को मौका दे रही है, उनको ट्रेन कर रही है, तो वो वापस समाज में ही आएंगे। जो नहीं रिटेन किए जाएंगे आर्मी से, तो समाज के अच्छे नागरिक अवश्य बनेंगे वो। और मेजर जनरल राय, आप खुद भी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, बाकी कॉर्पोरेट सेक्टर में जो ट्रेनिंग वगैरह होती है वहां भी जाते हैं, तो वहां का अनुभव कैसा रहा और किस तरह से आप प्रमोट करते हैं लोगों को? वहां जब मैं जाता हूं तो बेसिकली मैं ये बताने जाता हूं कि भारतीय सेना जो है एक महान सेना है, इसकी दिनचर्या, इसके जो वैल्यू सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा है। इसलिए देश में के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को भारतीय सेना में आना चाहिए और फिर उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, मैं इस सब विषय पर बात करने के लिए इन जगहों पे जाता हूं। और बाकी जब कॉर्पोरेट के लोगों से बातचीत होती है तो मैं ये देखता हूं कि कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो वो कर रहे हैं, वो हम सीख करके अपने चयन प्रक्रिया में भी उनकी अच्छी अगर कोई चीजें हैं तो सीख करके हम अपनी जो बहुत ही अच्छी चयन प्रक्रिया है उसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल, यानी आपको फीडबैक भी कैंडिडेट से, बच्चों से, या जो ट्रेनिंग में आते हैं आपका व्याख्यान सुनने के लिए, उनसे फीडबैक मिलता है और उससे आपको अपने प्रक्रिया में भी मदद मिलती है। रेडियो में हम लोग आज जुड़े हुए हैं, आकाशवाणी के स्टूडियो में आप पधारे हैं। आकाशवाणी का बड़ा दूर दराज के क्षेत्रों में मोर्चों पर बड़ा योगदान रहा है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को लेकर के, और हमारे कई कार्यक्रम रहे हैं। विविध भारती का खास जयमाला प्रोग्राम है, इन दिनों भी संदेश टू सोल्जर्स प्रोग्राम आता है। तो ऐसे कार्यक्रमों को लेकर क्या चार्म और खासतौर से आपका रेडियो से कभी कोई संबंध, जुड़ाव रहा, वो यादगार आप हमसे साझा करना चाहें? देख लिए, हम लोग जिस सदी में बड़े हुए 70s में और 80s में, उस समय तो रेडियो ही समाचार का और मनोरंजन का एकमात्र, मैं कहूंगा, अच्छा साधन था जी। तो मैंने जैसे 1983 जब विश्व कप चल रहा था तो शाम का वक्त था और हम लोगों ने वो चीज जो है सुनी, और भारत की जब जीत हुई, जब पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप देखा, तो वो यादें हैं। बाकी हम लोग जब पढ़ते थे तो विविध भारती का प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम हम लोग कमरे में चला देते थे और पढ़ते रहते थे। तो ये जुड़ाव सभी का है और अभी का नहीं है, जब से बड़े हुए तब से है। और अभी भी कार में चलते हुए, कहीं चलते हुए रेडियो प्रोग्राम चल जाता है, तो ये मेरा इंडिविजुअल है। बाकी मुझे मालूम है कि पोस्टों पर अभी भी बहुत से जवान आपके इन कार्यक्रमों का इंतजार करते हैं, मनोरंजन का जरिया भी उसको मान करके अपने आप को खुश रखते हैं। सामान्य जीवन में, चूंकि फोर्सेज में भी हर क्षेत्र और विधा को महत्व दिया जाता है, वो कला, संस्कृति हो, अध्यात्म हो, भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं, परंपरा है, लेकिन अभिभावक एक जो है बच्चों में अगर किन गुणों का विकास करे और बच्चों में अगर शुरू में ही ऐसा कुछ दिखे कि बहुत से बच्चे फौज की ओर आकर्षित होते हैं, वैसे ड्रेसेज पहनते हैं, तो बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अभिभावक किस प्रकार से भूमिका निभा सकता है कि वो हमारे राष्ट्र के लिए एक संपत्ति साबित हो? पहले ये ग्रोथ, जब हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में थे तो परिवार में अगर अभिभावक नहीं तो किसी और से, माता पिता से, नाना नानी से, दादा दादी से बहुत से वैल्यूज हमें मिल जाते थे। अब आज उसकी समस्या खड़ी हो गई है, इसलिए हर अभिभावक को
अपने बच्चों में के लिए रोज समय निकालना पड़ेगा और उनको एक अच्छा वैल्यू सिस्टम देना पड़ेगा। तो पहली चीज है, जैसे माता पिता की इज्जत हमारे समाज का हिस्सा है, तो अगर उसके स्टूडेंट के अभिभावक अपने माता पिता का पैर छूते हैं तो वो भी छुएगा, क्योंकि वो बच्चा देख के ज्यादा सीखता है और सुन करके कम सीखता है। और दूसरी चीज है, जब वो बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वापस आते हैं, तो हर दिन ये पूछते हैं कि कौन सा नंबर आया, क्या सब्जेक्ट हुआ, कौन सा टेस्ट हुआ। ये भी सवाल पूछें कि तुमने किसी दोस्त की मदद की, तुमने कोई ऐसा काम किया जो दूसरे नहीं कर पा रहे थे, आपने कोई लीडरशिप क्वालिटी देखी कि नहीं देखी। तो अगर ये बातचीत करेंगे तो एक उनका जो बच्चा है वो पढ़ाई में तो अच्छा करेगा ही करेगा, बाकी चीजों में भी उसकी पर्सनालिटी भी एक अच्छी पर्सनालिटी, एक संतुलित पर्सनालिटी होगी, जो कि लीडर भी होगा और जो आर्मी में ही नहीं, देश के किसी भी क्षेत्र में, दुनिया के किसी क्षेत्र में भी वो कामयाब बनेगा। आपका ये जो इतना लंबा सैन्य करियर रहा है, इसके कुछ यादगार अनुभव जो श्रोताओं के लिए प्रेरक हों, और आपने किन महत्वपूर्ण चुनौतियों का किस तरह से सामना किया? देखिए, मैंने ज्यादा समय ऑपरेशंस में जो है काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में जम्मू एंड कश्मीर में निकाला, और कामयाबी के लिए या वहां भी सफलता के रहने के लिए बहुत ही बेसिक जो मूल मंत्र हैं जी, कि अपने जो विचारधारा है उसको आप संयोजित रखें, अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखें, और जो परिस्थितियां, जो वहां परिवेश हैं उसको समझ करके और फिर उसके हिसाब से कार्रवाई करें। कम से कम फोर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप उस ऑपरेशंस में हैं, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में, तो अपने ही देश के लोगों के साथ के हैं, समाज को, वहां के नागरिक को साथ लेके चलें तो हम जरूर कामयाब होंगे। शहीद भगत सिंह जी की 2 लाइनें हैं कि मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। क्या कहने। तो ये देश प्रेम होना चाहिए सर। और देखिए, अगर आप देश के प्रति प्रेम रखते हैं और उसके प्रति समर्पण की भावना है, तो ये क्वालिटीज अपने आप आ जाएंगी। अगर आपके अंदर ये जज्बा रहेगा कि ये देश मेरा है और इसकी रक्षा मुझे करनी है और इसके लिए मुझे कंट्रीब्यूट करना है, ये क्वालिटीज हम जब सिलेक्शन करते हैं तो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी है। स्पीड ऑफ डिसीजन, आप डिसीजन ले पाएंगे कि नहीं, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप, तो हम इन क्वालिटीज को उस समय भी चेक करते हैं। और एक क्वालिटी है जो सबसे जरूरी है जिंदगी में, जो मैं चाहता हूं कि इस देश का हर बच्चा जो आज है अपने आप में डेवलप करे, वो है जीवंतता। कि जब आप असफल हो गए तो उसको सफलता की तरफ कैसे ले जाएंगे। तो वो क्वालिटी हम लोग जो है ट्रेनिंग में हर ऑफिसर को देते हैं, जिससे कि वो जब फील्ड में जाता है तो कामयाब हो जाता है। चलते चलते प्रोग्राम के आखिर में जो युवा फोर्सेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? कोई खास बात, आपका मैसेज? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं उनको बोलूंगा, सिर्फ जो सेना में जाते हैं वो नहीं जी, जो देश का हर बच्चा है वो कुछ बेसिक चीजों को फॉलो करे। जैसे हमारे माता पिता की इज्जत घर में करें, स्कूल में जाकर के टीचर्स की बात सुने और अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें। और एक कहते हैं कि मॉडर्न लाइफ धर्मा, मैं आपको बताना चाहूंगा हर बच्चे के लिए कि बी ऑनेस्ट इन वर्क, ऑनेस्ट इन वर्क, काइंड इन वर्ड्स, रिस्पॉन्सिबल इन एक्शन एंड करेजियस इन ट्रूथ। एंड ये सब करते हुए आपका जो डिवोशन है वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो किसी ग्रेटर कॉज के लिए होना चाहिए, देश के समाज की भलाई के लिए होना चाहिए, तो सफलता आपके कदम अवश्य चुनेगी। बिल्कुल। मेजर जनरल धर्मराज राय, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, कमांडेंट, सिलेक्शन सेंटर ईस्ट, प्रयागराज। निसंदेह आपसे आज हुई इस उपयोगी ज्ञानवर्धक बातचीत से युवाओं को बहुत प्रेरणा मिलेगी। अपने सैन्य करियर, विशेषकर सिलेक्शन सेंटर के और एसएसबी के बारे में आपने विस्तार से महत्वपूर्ण जानकारी दी। आकाशवाणी वाराणसी और हमारे श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अरुण जी, आपको, आकाशवाणी वाराणसी को और सभी श्रोताओं को मेरा शत शत नमन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।